विद्या निकेतन की ओर से मैं रवि शर्मा आपको इतिहास विषय के बारे में जितनी भी जानकारी होगी वो उपलब्ध करवाएंगे। आप घर बैठे ही इतिहास के बारे में पढ़ सकते हैं और लगातार आपकी ऑनलाइन क्लासें अब आदर्श विद्या निकेतन की ओर से चल रही हैं। उन्हीं परिप्रेक्ष्य में मैं आपको इतिहास के बारे में जानकारी दूंगा। हम देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि इतिहास क्यों पढ़ते हैं या इतिहास में ऐसा क्या है। तो इतिहास में क्या है, हमारा जो बीत चुका है, कोई भी बात जो बीत चुकी है उस बात को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। ठीक है, इतिहास में जो हमारी पास्ट पौराणिक बातें हैं, जैसे राजनीतिक हो, ऐतिहासिक हो, जिन बातों को हम किस में पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं। ठीक है, इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1, सबसे पहले प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा आधुनिक काल। तो इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब हम बात करते हैं ये 3 काल जो हैं, इन 3 कालों के अंदर कौन कौन सी बातें आती हैं। तो प्राचीन काल में हम क्या पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम प्राचीन काल में पढ़ते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। नंबर 2 पे हम पढ़ते हैं वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल के बाद हम पढ़ते हैं मौर्य काल। मौर्य काल के बाद हम पढ़ते हैं गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल के बाद हम धीरे धीरे इतिहास में मध्यकाल की ओर अब अग्रसर होने लगते हैं। ठीक है, उसके दौरान महाजनपद, इस प्रकार से प्राचीन काल का जो मुख्य विषय हमारा है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल, मौर्य काल और गुप्त काल। इसके हम बारे में बाद में पॉइंट बाय पॉइंट डिटेल से बात करेंगे। इससे पहले मध्यकाल की बात करते हैं। मध्यकाल के अंदर सबसे पहले सल्तनत काल, सल्तनत के काल के बाद में मुगल वंश। इन 2 टॉपिक के ऊपर सर्वाधिक हमारा फोकस रहेगा मध्यकाल के अंदर। मध्यकाल के बाद हम आ जाते हैं आधुनिक काल में। आधुनिक काल में हमारे सबसे पहले अंग्रेज आ जाते हैं भारत में। अंग्रेज़ों के बाद में हमारा राजनीतिक आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। अब इस राजनीतिक आंदोलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो है गांधी जी की। किनकी है? गांधी जी की। गांधी जी के बारे में जितनी भी जानकारी होगी वो हम आधुनिक काल के अंदर पढ़ेंगे, जैसे उनके प्रमुख आंदोलन, उनका राजनीतिक जीवन, और उनके बारे में जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए उनकी महत्वपूर्ण जो भूमिका रही, उनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। इस प्रकार से प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ये इतिहास के सबसे बड़े 3 बिंदु हैं। इन 3 बिंदुओं के आधार पर ही हम क्या बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं। इस दौरान हम सबसे पहले बात करेंगे आज सबसे पहले हम बात करते हैं मुगल काल की।
क्योंकि हमारे ये कक्षा 6 से लेकर 12 तक की सभी कक्षाओं के अंदर इस टॉपिक को थोड़ा थोड़ा बढ़ा कर दिया गया है, इसलिए हम बात करेंगे मुग़ल काल। अब हम बात करते हैं मुग़ल काल कहाँ से आया और भारत में इसकी स्थापना कब हुई। तो भारत में इसकी स्थापना का वर्ष है 1526। भारत में मुग़ल वंश की स्थापना कब हुई? 1526 में। सवाल ये 10वीं की बोर्ड में, 12वीं की बोर्ड में या प्रारंभिक कक्षाओं के अंदर भी इस प्रकार का सवाल हमारे सामने आता है। सीधा सा पूछा जाता है कि मुग़ल वंश की स्थापना कब हुई, तो हमें सवाल देना है, उत्तर देना है सीधा सा 1526 में हुई। अब इसकी स्थापना करने वाला कौन था? ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई भारत में कि भारत में मुग़लों को आना पड़ा, जिन्हें हम तुर्क कहते हैं। मुग़ल कौन थे? तुर्क थे। ठीक है। सबसे पहले भारत में कौन आया? बाबर। इस समय भारत में लोदी वंश का शासन था। किसका शासन था? लोदी वंश का, जो सल्तनत काल का अंतिम राजवंश था। इस समय भारत में लोदी वंश था, और लोदी वंश कौन था? सल्तनत काल का अंतिम राजवंश, जिसके लिए बाबर भारत में आया और इनकी स्थिति अब क्या हो चुकी थी? कमज़ोर हो चुकी थी, क्योंकि राजस्थान के अंदर राजपूताना अब अपनी शक्ति में विस्तार कर रहा था, जिसकी वजह से बाबर को मौका मिल गया और बाबर मध्य एशिया से भारत पर आक्रमण करता है। ठीक है। तो सबसे पहले मुग़ल जो हैं वो मुग़ल राजवंश का जो है बाबर भारत पर आक्रमण करता है, और पानीपत का युद्ध, पानीपत प्रथम का युद्ध होता है 1526 में। बाबर व इब्राहिम लोदी, बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और इस युद्ध में बाबर की विजय होती है। इसी विजय के कारण भारत में एक नए राजवंश की स्थापना हुई, जिसे हम मुग़ल राजवंश के नाम से जानते हैं। मुग़ल राजवंश का संस्थापक बाबर था, जिसका जन्म, उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। तो जिसका जन्म 1483 में हुआ था, और पिता उमर शेख मिर्ज़ा, माता कुतुलुग निगार खानम। इस प्रकार से बाबर का जन्म मध्य एशिया में हुआ। ये तुर्की था और मंगोल राजवंश की तरफ से भी था, चंगेज़ राजवंश की तरफ से, मंगोल राजवंश की तरफ से था। इस प्रकार बाबर भारत में आता है और पानीपत के प्रथम युद्ध में सफलता प्राप्त करके भारत में एक नए राजवंश, मुग़ल राजवंश की स्थापना करता है। अब इसका सामना इब्राहिम लोदी के साथ हुआ ही है, और इब्राहिम लोदी भारत का जो सुल्तान था इस समय, वो पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित होता है। इस प्रकार मुग़ल वंश की स्थापना हो जाती है, जो लगभग 200-250 वर्ष भारत में शासन करते हैं। अब इसका अगला युद्ध है जो है 1527 में खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? खानवा का युद्ध। यह युद्ध भी बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। इसमें राणा सांगा व बाबर, इस युद्ध में भी, खानवा का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, उस युद्ध में भी बाबर विजयी हुआ और भारत में अपनी शक्ति का विस्तार किया।
जिसे हम साम्राज्य भी कह सकते हैं। अब बाबर का मुकाबला भारतवर्ष में कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि राजपूताना का इस समय मुख्य जो सुल्तान था वो था राणा सांगा। वो इस युद्ध में पराजित हो चुका था, जिसके कारण अब बाबर ने अपने मुगल वंश की स्थापना जो की थी, अब उसकी शक्ति का धीरे धीरे विस्तार कर रहा है। इसी प्रकार बाबर 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध, ये चारों युद्ध जो हुए, इन चारों युद्धों में बाबर को सफलता प्राप्त हुई। लेकिन बाबर 1530 में मर गया। एक छोटे से शासनकाल में बाबर ने पूरे भारत पर अपनी छाप छोड़ी और 1530 में इसके मर जाने के बाद इसका पुत्र हुमायूं, बाबर का जो पुत्र था हुमायूं, वो अब एक नया शासक बनता है 1530 में। तो इस प्रकार बाबर ने महत्वपूर्ण 4 युद्ध लड़े थे। इन चारों युद्धों में बाबर को सफलता मिली और एक नए राजवंश की स्थापना की। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे इसके बाद हुमायूं की। हुमायूं बाबर का पुत्र था, जो 1530 से लेकर 39, 40 और 55, 56, इसके एक सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि ये शासन 2 बार करता है, 2 बार राज्याभिषेक करवाता है, क्योंकि 1540 में कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी के हाथों हुमायूं पराजित हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर भारत में कुछ समय के लिए, ज़्यादा समय नहीं है, कुछ समय के लिए एक नए राजवंश की स्थापना हो जाती है, जिसे हम सूरवंश के नाम से जानते हैं, जिसका संस्थापक शेर शाह सूरी था। लेकिन हुमायूं वापस 1555-56 में वापस आ जाता है और अपना राज्याभिषेक करवाता है। लेकिन उस समय भी वह अंतिम समय में भी दीन पनाह नामक महल की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो हुमायूं 2 बार शासन करता है, एक तो 1523 से लेकर 1540 तक, और 40 के बाद 40 से लेकर 55 तक शेरशाह सूरी के वंशज शासन करते हैं भारत में। लेकिन 55 में वापस हुमायूं भारत आ जाता है और अपने वापस स्थापना करता है, अपना वापस राज्याभिषेक करवाता है। लेकिन 56 में उसकी मृत्यु दीन पनाह नामक महल से सीढ़ियों के गिरने से वजह से हो जाती हैं। इस प्रकार हुमायूं का जीवन भी जीवन भर, कहते हैं कि हुमायूं का जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाता हुआ ही अंतिम समय में भी वो गिरकर मर गया। इसके महत्वपूर्ण युद्ध जो 2 हैं, कन्नौज का एक महत्वपूर्ण युद्ध है इसका, हुमायूं का, जिस युद्ध में ये पराजित हो जाता है। अब यहाँ एक घटना घटित होती है, जब कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित होता है और अमरकोट पाकिस्तान में जो है वहाँ ये शरण लेता है और वहीं पर अकबर का जन्म होता है। तो ये एक बड़ी घटना घटित हुई इस समय, अकबर का जन्म। ठीक है, इस प्रकार हुमायूं के बारे में हमें संक्षिप्त जानकारी दी है मैंने आपको, कि थोड़ी थोड़ी जितनी भी इसने महत्वपूर्ण युद्ध लड़े या इसका शासनकाल कैसा था। मुगल वंश के बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं
अगला शासक बना था अकबर। अकबर बना 1556 से लेकर 1605 तक। ठीक है। अकबर अल्पवयस्क था क्योंकि इसके पिता हुमायूं की मृत्यु हो चुकी थी। अल्पवयस्क होने के कारण इसका संरक्षक बना बैरम खां। कौन बना? बैरम खां। जो अकबर अल्पवयस्क होने के कारण शासन सत्ता इतनी नहीं संभाल पा रहा था, इसलिए इसका संरक्षक, इसकी देखभाल करने के लिए बैरम खां इसका संरक्षक था। लेकिन धीरे धीरे अकबर बहुत ही शक्तिशाली होता गया और 1560 में तो पूरी सत्ता अपने हाथों में ले ली और बैरम खां को भी संरक्षक पद से हटा दिया गया। इस प्रकार अकबर अपने शासन की स्थापना करता है और धीरे 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 आगे बढ़ता है। इसने कई प्रकार के करों को हटाया और कई प्रकार के नए करों को लगाया। इसने मेड़ता विजय, चुनार विजय, ठीक है, इस प्रकार की कई महत्वपूर्ण विजय भी इसने हासिल की थी। इसी दौरान हमें एक सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस युद्ध का नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। आप सभी जानते हैं 1576 में हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच में हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर व महाराणा प्रताप के सेनापति मान सिंह, महाराणा प्रताप के सेनापति मान सिंह के साथ, महाराणा प्रताप के साथ हुआ। इस युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में, 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में क्या हुआ? अकबर के सेनापति जो मान सिंह था वह विजय हुआ और महाराणा प्रताप की इस युद्ध में पराजय हुई। तो यह महत्वपूर्ण जो युद्ध है, ये हल्दी घाटी का युद्ध है 1576 का। यह युद्ध आपको याद रखना है क्योंकि यह युद्ध परीक्षाओं में कई बार पूछा भी जाता है। हल्दी घाटी का विस्तार से वर्णन पूछ सकते हैं या एक सबसे सीधा सा सवाल पूछा जा सकता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, जो 1576 में हुआ, महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के साथ। इस युद्ध में मान सिंह विजयी रहा। महाराणा प्रताप को युद्ध स्थल से बाहर ले जाया गया, लेकिन महाराणा प्रताप भी लगातार मुगलों का सामना करते रहे। जंगलों के अंदर छापामार युद्ध प्रणाली के द्वारा अंतिम समय तक, अपने जीवन भर अंतिम समय तक महाराणा प्रताप कभी भी अकबर के सामने समर्पण नहीं किया। ठीक है। इसी प्रकार अकबर अब धीरे धीरे अपनी सत्ता का विस्तार करता है और पूरे भारत में एक शक्तिशाली शासन की स्थापना करता है। इस प्रकार 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद इसका पुत्र जहांगीर शासन करता है। जहांगीर 1605 से 1627, इसने भी मुगल वंश की स्थापना, मुगल वंश के साम्राज्य विस्तार में काफ़ी सहायता की और धीरे धीरे ये एक मुगलों को आगे बढ़ाने में सफल रहा। इसके बाद शाहजहाँ शासक बना, जो 1627 से 1658। इसके बाद औरंगजेब 1658 से 1707। औरंगजेब एक कट्टर शासक था, जो हम ये भी कह सकते हैं कि मुगलों का अंतिम शक्तिशाली
शासक। इसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद धीरे धीरे मुगलों का पतन प्रारंभ हो गया। हम ये कह सकते हैं कि मुगलों में अंतिम जो शक्तिशाली शासक जो था वो था औरंगजेब। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हुई, उसके बाद मुगल उत्तराधिकार के युद्ध में उलझ गए और अपने पतन की ओर अग्रसर हो गए। इस प्रकार धीरे धीरे मुगल 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर, लेकिन धीरे धीरे अब मुगलों का अधिकार समाप्त होता गया और भारत में अब कौन आ चुके हैं? अंग्रेज़ आ चुके हैं, जिन्होंने अपनी सत्ता पूरे भारत में स्थापित कर ली है। तो हम इस प्रकार से हमने बात की मुगल राजवंश के बारे में कि मुगल कहाँ से आए, कौन थे और किस प्रकार से भारत में अपनी सत्ता स्थापित की, या इनके प्रमुख कौन कौन से शासक हुए। जिस प्रकार से हमने बात की, सबसे पहले एक बार आपको सबसे समरी के बारे में वापस बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कौन था? बाबर, बाद में हुमायूं, हुमायूं के बाद में अकबर, अकबर के बाद में जहांगीर, जहांगीर के बाद में शाहजहाँ, शाहजहाँ के बाद में औरंगजेब। ये प्रमुख शासक हैं, प्रमुख। इनके बारे में आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ इस समय के प्रमुख शासक हैं। किस वंश के? मुगल वंश के। फिर हम भारत में देखते हैं तो अंग्रेज़ आ जाते हैं और अंग्रेज़ क्या करते हैं? मुगलों के अंदर फूट डालकर राज करते हैं और धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लेते हैं। अब अंग्रेज़ जब आ जाते हैं तो हमारे पार्ट जो आधुनिक काल हम कहते हैं, इस पार्ट की शुरुआत हो जाती है। इस पार्ट में मैंने आपको पहले भी कहा था कि अंग्रेज़ महत्वपूर्ण हैं। वैसे हमारे यहाँ भारत में बाहर से कई विदेशी ताकतें आई थी, पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, फ्रांसीस आए थे, लेकिन भारत में सर्वाधिक अपनी सत्ता का विस्तार या भारत को गुलाम बनाने का कार्य जो किया वो थे अंग्रेज़। अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला हमारे क्रांतिकारियों ने किया, जिसकी वजह से हम आज़ाद हुए। तो ये हमारा जो आधुनिक काल का पार्ट है, हम एक क्लास में बात करेंगे इसके बारे में कि अंग्रेज़ भारत में किस प्रकार आए, अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से सत्ता स्थापित की, या अंग्रेज़ों का सामना किस प्रकार से हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे राजनीतिक विचारकों ने, जिसमें महात्मा गांधी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि जितने भी महान जो क्रांतिकारी हुए, महान जो लोग हुए, उन्होंने अंग्रेज़ों का सामना किस प्रकार से किया, ठीक है। इस प्रकार से हम आधुनिक काल में ये बात करेंगे। तो आज हमने पढ़ा बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब के बारे में। तो मुग़ल वंश आपके ये, वैसे हम बात करें तो इसके बारे में विस्तार से बात कर सकते हैं, लंबी क्लास लगती हैं, लेकिन आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी गई है। फिर हम बात करेंगे इनकी डिटेल में भी बात करेंगे, हम एक एक के बारे में पूर्णतः विस्तार से बात करेंगे। बाबर के बारे में हम लगभग बात कर चुके हैं, अकबर के बारे में हम बात करते हैं तो हमें काफ़ी टाइम लगता है, और उसके बारे में हम जब बात करेंगे तो आपको विस्तार से मैं मुग़ल काल के बारे में वो जानकारी दूंगा अगली क्लास के अंदर। इस प्रकार आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है।